सो अब आप लिखना शुरू करो अपने पास बेटा। हमारे पास वाटर से रिलेटेड कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। सो वी आर राइटिंग द कॉम्बिनेशन हेयर। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में वाटर कैन मेक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद द फॉरेस्ट। अच्छा, जो भी मैं कॉम्बिनेशन लिखवाऊंगा बेटा, उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सर ने कह दिया कॉम्बिनेशन तो ठीक है। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन किस तरह बन रहा है, ये कैसे पूछा जाएगा, किस तरह ये लिंक करेगा किसी भी टॉपिक के साथ, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है भाई। अब मैंने वाटर प्लस फॉरेस्ट तो कहा है बेटा। वाटर प्लस फॉरेस्ट किस तरह से कॉम्बिनेशन है, अब आप अपने पास लिखो। देखो, वी टॉक अबाउट रिवर। रिवर कैन डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉट बेटा, बेला फॉरेस्ट। ठीक है, जिसको आप रिवराइन फॉरेस्ट भी कहते हो। ठीक है भाई। तो यहां से आपका कनेक्शन बहुत इजीली बेटा बन सकता है। राइट। इसके बाद वाटर कैन मेक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद द फिशिंग। अब कैसे बेटा? क्योंकि डेफिनेटली वी टॉक अबाउट रिवर, तो इससे रिलेटेड हमारे पास इनलैंड फिशिंग होती है। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट हो सकता है। देन वाटर कैन ऑल्सो मेक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद एग्रीकल्चर। ठीक है, किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा? एग्रीकल्चर के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। कैसे बेटा? डेफिनेटली रिवर इरिगेशन। ठीक है। अच्छा, रिवर के अलावा भी मैं तुम लोग को एक बात बताऊं। इस चैप्टर में हम ट्यूबवेल की बात करेंगे, इसमें हम कारेस की बात करेंगे, इसमें हम पर्शियन व्हील की बात करेंगे। तो ये डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारी इरिगेशन में हेल्प आउट करती हैं। मतलब ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 एग्रीकल्चर के साथ भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है भाई। अब सो ऑन अगर आगे बढ़ो तो बेटा, ऐसे तो फिर मैं और भी कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, जैसे कि इसका पावर रिसोर्सेस के साथ बना दूं। अब पावर रिसोर्सेस के साथ क्यों बेटा? आपका जो रिवर होता है, एचईपी के अंदर हेल्प करता है। ठीक है भाई। फिर सो ऑन इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, उसके अंदर तो वाटर की रिक्वायरमेंट ही है बहुत ज्यादा। सो मतलब हमें ये पता लगा कि दिस चैप्टर सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात क्लियर हो गई कि ये चैप्टर की हमारे पास इंपॉर्टेंस है बेटा। अब जरा देख लो बेटा कि अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस अब हम लिखते हैं यहां पर। क्योंकि देखो बेटा, ये जो डेफिनेशंस होती हैं कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। कितने मार्क्स के लिए पूछी जाती हैं बेटा? 1 मार्क्स के लिए ये बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं बेटा? सिंपल आपके पास आ जाएगा, जैसे कि एवेपोरेशन क्या है। ठीक है, एवेपोरेशन ये क्या होता है बेटा? तो आप बताओगे कि व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स। क्या कहोगे? व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, गैस ड्यू टू हीट। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि जब हमारे पास रेनफॉल को हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से मोर रेनफॉल विल बी पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ ट्रीज, है ना भाई। तो वहां पर भी हम ट्रांसपायरेशन फिर एवेपोरेशन इनकी बात करते हैं कि कैसे वार्म एयर राइज करती है, फिर वो कंडेंस होती है, फिर हमारे पास रेनफॉल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर लिया। इसके अलावा देख लो, एक और डेफिनेशन आपके पास हो सकती है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्या हो सकती है? प्रेसिपिटेशन। इसका क्या मतलब होगा? लिखो अपने पास। व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, ठीक है, टू द अर्थ, टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, कॉमा, स्नो और हेल, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। राइट। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली यूज होती है यहाँ पर, दैट इज ग्राउंड वाटर। अच्छा, ये वो चीजें बेटा जो हम बार बार अपनी क्लास के अंदर रिपीट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो वहां पर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो इन चीजों को समझने के लिए, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट इन द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है भाई। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है मेरा बच्चा? ग्राउंड वाटर के बारे में लिखो। व्हेन स्टोर्ड वाटर, व्हेन स्टोर्ड, ऐसे कह दो, चलो ऐसे कह दो डायरेक्टली, वाटर स्टोर्ड अंडर द अर्थ्स surface in rocks and soil।
बहुत सिंपल है बेटा। वो वाटर जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट हो, ठीक है। आपको पता है अंडरग्राउंड हमारे पास एक एक्वेफर होता है, वाटर टेबल होती है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। राइट। डन हो गया। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, जो भी क्वेरी एंड कंसर्न्स हो आप चैट बॉक्स में पूछते रहना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद देख लो, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें तो आई थिंक बहुत ही सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको गेट कर लोगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब हमने इसकी पॉसिबिलिटी देख ली, इसकी बेसिक डेफिनेशंस देख ली। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, मैप वाली चीजें ज्योग्राफी में आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हमारे पास कौन सी है? IJCRS। हमने इसको याद करने का क्या तरीका निकाला था बच्चों? कि हम IJCRS, ठीक है, क्या लिखेंगे? IJCRS। या हम इसकी एक निमोनिक सेट कर लेते हैं। और वो निमोनिक्स क्या है बेटा? आई जस्ट क्रॉस रिवर सतलज। क्या कहेंगे? आई जस्ट क्रॉस रिवर सतलज। ठीक है, ये वाली हमने निमोनिक्स भी बनाई थी। आई जस्ट क्रॉस रिवर सतलज। ठीक है। अब इनका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे आई फॉर इंडस, जे फॉर जेहलम, सी फॉर चनाब, आर फॉर रावी एंड सतलज इटसेल्फ सतलज, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, या IJCRS करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर बेटा। कहाँ से एंटर होता है? नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रेवल करता है, और बिल्कुल साउथ ऑफ पाकिस्तान से ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी के अंदर। सो इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नॉट द वर्ल्ड, गलती से वर्ल्ड मत लिख देना। पाकिस्तान का जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। आई जस्ट क्रॉस द रिवर सतलज से हमने याद कर लिया। ठीक है भाई। अब आ जाओ बेटा वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। सिंपल, देखो आपने इनके नेम्स याद करने हैं। राइट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ये नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई इतने मसले की बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट डैम्स। अब देखो, वैसे तो पाकिस्तान में देयर आर मैनी डैम्स, लेकिन अब कैम्ब्रिज भी ये बात समझता है कि नॉट एवरी स्टूडेंट नो अबाउट एवरी डैम। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आपको माइनर माइनर डैम्स के बारे में पता हो। तो मेजर डैम्स कौन कौन से होते हैं जो वो आपसे पूछेगा? यू कैन सी दैट वी हैव तरबेला डैम। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इंडस। ठीक है, ये भी याद रखना है बेटा कि कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। तो हमारे पास जो आ गया, तरबेला डैम कंस्ट्रक्ट ओवर द इंडस, वारसक डैम कंस्ट्रक्ट ओवर रिवर काबुल, मंगला डैम कंस्ट्रक्ट ओवर रिवर झेलम। ठीक है। एंड हब डैम डेफिनेटली हब रिवर। राइट। सो दीज आर मेजर डैम्स। और यहां से मैं आप लोग को एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, और वो क्या है बेटा? लिख लो अपने पास, मल्टी पर्पस डैम्स। अब ये मल्टीपर्पज डैम्स क्या होते हैं? वारसक, तरबेला, मंगला, ये हमारे पास मल्टीपर्पज डैम्स हैं। मल्टीपर्पज डैम्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड हमारे पास आ चुका है, मल्टीपर्पज डैम्स। ठीक है। मल्टीपर्पज डैम्स क्या होते हैं? डैम्स विच यूज टू स्टोर वाटर एज वेल एज जनरेट HEP, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, known as known as multi purpose डैम्स। ठीक है भाई। अच्छा, एक गलती बच्चे ने क्या की थी, पेपर में पूछा मल्टीपर्पज डैम्स क्या होते हैं। उसने कहा द डैम्स विच यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। वाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा जवाब है कि मल्टीपल पर्पस के लिए यूज जो होते हैं डैम्स, वो हमारे पास क्या है? मल्टीपर्पज डैम्स है। मैंने यहाँ लिख भी दिया आप लोगों के लिए, आई एम शोइंग द स्क्रीन, आप लोग यहाँ से लिख भी सकते हो। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी बच्चा? द मल्टीपर्पज डैम्स, द डैम्स विच यूज टू स्टोर वाटर एज वेल एज जनरेट HEP। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करे, वाटर भी स्टोर करे, दो काम कर रहा है, तो ये मल्टीपर्पज डैम है। ठीक है, इसका कभी भी ये डेफिनेशन नहीं होगी कि डैम्स विच इज यूज फॉर मल्टीपल वर्क्स। ठीक है, प्रॉपर बताना पड़ेगा भाई।
डन हो गया बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े? चलो, नाउ मूविंग बैक ऑन द लेक्चर अगेन। अब इसके बाद देखो, वी हैव बैराजेस। अब बैराजेस क्या होती हैं सर, डैम्स क्या होते हैं सर, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। इनशाला आई विल टेल यू जब इसका टॉपिक आएगा, अभी सिर्फ हम मैप्स को कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास जो बैराजेस हैं वो मेन मेन कौन से? वी हैव जिना, वी हैव चश्मा, वी हैव तौसा, वी हैव गुड्डू बैराज, वी हैव सक्खर, वी हैव कोटरी। सो ये 6 बैराजेस आर मेजर बैराजेस, मेन बैराजेस, जो कि मेनली आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आज तक बैराजेस तो इतना नहीं पूछे गए जितना डैम्स पेपर में पूछे गए, बट फॉर अ सेफर साइड वी वी मस्ट नो अबाउट द बैराजेस ऑल्सो। ठीक है भाई? तो यहां पर आपको पेज नंबर 21 पे, बुकलेट 1 में आपको नजर आ जाएंगे ये मैप्स। अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स। ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स हमसे किस तरह पूछे जा सकते हैं? चलो भाई, लेट्स सी कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर वाला टॉपिक ये किस तरह पूछा जा सकता है। अब बेटा देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज कैन बी आस्क्ड फॉर द 4 मार्क्स क्वेश्चन। चलो भाई, अब हम इसका क्वेश्चन बनाते जाएंगे। आ जाओ, साथ ही साथ हम लिखते भी जा रहे हैं चीजों को। नाउ वी आर मेकिंग अ सेपरेट पेज फॉर द पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है? अब टॉप हेडिंग डालना अपने पास, पॉसिबल क्वेश्चंस। अब ये पॉसिबल क्वेश्चंस वाले पेज पे बेटा हम जितने भी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चंस की वो लिखते जाएंगे। ठीक है? चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेट हो। ठीक है, डन हो गया? हाँ, मैं बाजिक इंशाल्लाह क्लास के लास्ट में दोबारा एक दफ़ा बता दूंगा डैम्स के बारे में। ठीक है? अब देखो, हमने इंपॉर्टेंस की बात की तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। ठीक है? इस तरह का 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है? तो चलो जरा चल के देखते हैं एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। नाउ यू कैन सी दैट, अब मैं हाईलाइट भी करता जाता हूं चीजों को। ठीक है? दीज क्रिएट द सीनिक ब्यूटी विच प्रोमोट टूरिज्म इन द कंट्री। ठीक है भाई, इससे क्या होता है कि ये सीनिक ब्यूटी को प्रोमोट करता है, इससे कंट्री के अंदर टूरिज्म होती है। और क्या? बताओ भाई। मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी और कुछ पेयर्स बनवाए थे तुमसे कि जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, इंपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसके साथ बहुत अच्छी सी, जिससे हमें ये पता लगता है कि फायदा हो रहा है कंट्री का या नुकसान हो रहा है। ठीक है? अब देखो, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको सिर्फ हिंट देने के लिए, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना बच्चों, कि जब कभी यू आर डीलिंग विथ सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें तुम इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हो, सो योर एवरी पॉइंट नोट लिखो। नोट लिखो जल्दी से। इफ क्वेश्चन कम्स विथ, यू शुड डेवलप योर आंसर। ठीक है भाई? अगर देखो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज हुई है कि यू शुड डेवलप योर आंसर, ठीक है? आपको पता है कि यू शुड डेवलप योर आंसर कहते हैं, कभी भी 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसमें ये बोलता है। तो इसमें क्या करना है आपने? यू हैव टू कनेक्ट योर फैक्टर विथ बेनिफिट या इंपॉर्टेंस। ठीक है? तो आपने अपने फैक्टर को, जो भी आप फैक्टर लिख रहे हो, जो भी बात आप कह रहे हो, आपने उसके अंदर बेनिफिट, इंपॉर्टेंस शो कराना है। ठीक है? आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे पॉसिबल होगा। चलो, मैं यही चीज ना आपकी जो अभी हमने वहां पर लिखी हुई थी वो उठा के यहां पर ले आता हूं। ठीक है? चलो लेट्स सी कि वही पॉइंट हमने लिख लिया यहां पर। ठीक है? वो हमने लिख लिया यहां पर, ये आ गया वो पॉइंट। ठीक है? मैंने इसको रेड कलर में कर दिया जो अभी हम वहां पर लिख रहे थे। अब देखो इसके अंदर क्या चीज मैं ऐड करूंगा जिससे ये हमारा इंपॉर्टेंस लगेगा। ठीक है? तो इसके अंदर हम कह देंगे कि दीज क्रिएट scenic beauty which promote tourism in the country, which helps Pakistan to earn
फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, डन। ठीक है, सिंपल सी बात लिख ली कि वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा भाई फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में। और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना इटसेल्फ एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है, मतलब कंट्री को फायदा हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने अपने आंसर को कनेक्ट करना होता है। कब? कि जब आपको ये बात कह दी जाए कि यू शुड डेवलप योर आंसर। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में डेवलप्ड और अनडेवलप्ड आंसर का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपसे सिर्फ अनडेवलप आंसर पूछा जाता तो आप सिर्फ इतना भी कह सकते थे, ठीक है, दिस इज योर अनडेवलप आंसर। बट जब वो कह दे कि यू शुड डेवलप, सो इट विल लुक लाइक दिस, कंप्लीट बात बताओगे। ठीक है, एक पॉइंट पे मैंने इसलिए टाइम ले लिया ताकि मैं चीजें आपको समझा दूं। अब जरा जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, दूसरी बात ये कहता है हमसे कि इट हेल्प्स टू जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, अब इसको किस चीज से तुम लोग कनेक्ट करोगे बेटा? डेफिनेटली यू विल कनेक्ट इट विद द इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन से क्या होगा? और इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, आपकी फायदा हो गया ना बेटा। इसके बाद तीसरी चीज क्या है? इट एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय स्प्रेडिंग फ्रेश एलुवियम। बच्चों रिमेंबर मैंने बताया था कि व्हाट इज फ्रेश एलुवियम? इट इज अ सॉइल विच कम्स फ्रॉम द रिवर बेड। ये कहां से आती है बेटा? ये आपके पास रिवर से आने वाली सॉइल है। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। जब आपका रिवर मूव करता है, इट डिस्पोज द एलुवियम सॉइल। वही एलुवियम सॉइल जब सरफेस के ऊपर आती है तो वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। उससे हमारा एरिया फर्टाइल होता है, वहां एग्रीकल्चर होता है। फायदा हो गया। इसके बाद फिशिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रिवर्स, दस प्रोवाइड जॉब्स फॉर द लोकल। देखा बेटा, अब देखो रिवर से हमें एक फायदा फिशिंग का भी हो रहा है। तुम लोग याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात कही थी, और वो क्या थी? ये देखो, कॉम्बिनेशन में बताया था कि वाटर का फिशिंग के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो वही बात यहां पर आ गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको अर्निंग के चांसेस मिलते हैं। ठीक है, उनकी इनकम इंक्रीज होती है। दीज प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू कैनाल्स। अब देखो इटसेल्फ एक टर्मिनोलॉजी आ गई हमारे पास, कैनाल, इरिगेशन। अब क्या करें हम? कैनाल को तो बाद में देखते हैं इंशाल्लाह, कैनाल का तो अलग से पूरा टॉपिक आएगा। लेकिन यार ये इरिगेशन क्या चीज है? देखो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन वाला पेज पूरा एम्प्टी छोड़ा करो, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जहां जहां हमें बेसिक डेफिनेशंस नजर आती जाएंगे, हम फौरन उसको वहीं पे पिक करेंगे और उसके बारे में लिख लेंगे। जैसे ग्राउंड वाटर, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन लिखा ना। चलो जल्दी से आप लिख लो अपने पास इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है भाई? एन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल सप्लाई। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि भाई देखो, नेचुरल सप्लाई क्या है? रेनफॉल। आपके गार्डन के अंदर एक प्लांट है, एग्जाम्पल समझना, आपके गार्डन के अंदर एक प्लांट है। देयर आर ओनली टू पॉसिबल वेज कि उसको पानी मिलेगा। या तो नेचुरली उसको मिल जाए, बारिश हो जाए, आपको तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर बाहर। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो उस बेचारे को पानी कैसे मिलेगा? नाउ यू हैव टू प्रोवाइड इट, फिर आपको जाके उसको पानी देना पड़ेगा। जो आप उसको पानी दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड इरिगेशन। क्या है? दैट्स कॉल्ड इरिगेशन। तो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल सप्लाई इज इरिगेशन। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक है, चलो मैं जो चीजें लिख रहा हूं वो मैं आपको टाइम टू टाइम शो भी करता जाऊंगा। एन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल सप्लाई, लिख लो भाई। डन हो गया बेटा, आगे बढ़े अब। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड सम मोर फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद देखो, दीज प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। अच्छा, डोमेस्टिक क्या होता है बेटा? जो लोकली हम यूज कर रहे हैं भाई, घरों में पानी यूज हो रहा है फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, ठीक है, फॉर बाथिंग वगैरह। इंडस्ट्रियल यूज में बहुत सारे यूजेस आते हैं, अभी नीचे चल के हम देख लेंगे कि कमर्शियल यूज क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है बेटा। चलो भाई, अब इसके बाद देखो हमारे पास आ गया
डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज ऑफ वाटर। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि भाई अब वाटर के डोमेस्टिक और कमर्शियल यूजेस क्या हैं। देखो डोमेस्टिक यूज तो बहुत ही सिंपल है। कमर्शियल क्या है? वाटर इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेटा इससे भी पहले, क्या ये टॉपिक कभी पास पेपर में आया है? और अगर आया है तो किस तरह आया है? चलो सबसे पहले तो ये चल के देखते हैं। हम दोबारा से अपने पॉसिबिलिटी वाले टॉपिक पे आ गए हैं। पॉसिबिलिटी, अच्छा ये सारी चीज अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमने लिख ली। नंबर 2 पे हम आ गए। डिस्क्राइब द यूज ऑफ वाटर इन कमर्शियल सेक्टर इन पाकिस्तान। ठीक है भाई। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि कमर्शियल सेक्टर में वाटर किस तरह यूज हो रहा है। अब कमर्शियल सेक्टर होता क्या है? देखो डोमेस्टिक सेक्टर तो वो है कि कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग। ठीक है। कमर्शियल सेक्टर का मतलब है कि वो यूज जिससे आप पैसे कमा रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज आ गई आपकी। तो ये लिख लो अपने पास क्वेश्चन और फिर इसका हम आंसर लिखते हैं। डन। अब आ जाओ बेटा। अब इधर देखो हमने क्या क्या चीजें लिखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द थर्मल पावर स्टेशंस। ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा। अब अभी तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका इटसेल्फ ये एक पूरा चैप्टर है। यूनिट नंबर 8 पावर रिसोर्सेज, उसमें एक टॉपिक आता है आपका एचईपी का। तो वहां हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे भी और इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, वाटर इज यूज्ड इन द थर्मल पावर स्टेशन फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेट करने के लिए यूज होता है। नंबर 2 बेटा, आपकी फूड इंडस्ट्री में जूसेस, स्क्वॉशेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब के लिए यूज होता है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग, डाइंग। ठीक है। स्टील इंडस्ट्री में आपका कूलिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। अब कूलिंग प्रोसेस क्या है बच्चों? कि जब आपका आयरन बिल्कुल रेड हॉट होता है तो उसको शेप किया जाता है, कास्टिंग की जाती है उसकी। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? उसको शेप करना। और जब वो किसी शेप में आ जाते हैं तो बेटा उसको फौरन ही कूल डाउन करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। दैट्स कॉल्ड हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है। तो खैर ये वाली सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि वाटर कैन बी यूज्ड इन कमर्शियल सेक्टर बेटा। तो मुझे यार जरा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे वाई लिख के कि इज इट क्लियर। जी बिल्कुल, कमर्शियल का मतलब ही है कि भाई प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बेटा। अब यहां पर हमारे पास आ गया ड्रेनेज पैटर्न। पुरानी वाली कहानी याद आई जो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी। दोस्तों वाली कहानी, जेहलम वाली, चेहनाब वाली, रावी वाली, सतलज वाली। ठीक है। तो बेटा ये रिपीटेड टॉपिक है, इसको मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग को अगर देखना है तो यूनिट नंबर 1 की रिकॉर्डिंग में इट इज अवेलेबल। ठीक है। तो ये रिपीट में चीज आती है, मैंने उस वक्त भी शायद कहा था कि ये वाटर रिसोर्सेज में भी आती है। तो अभी इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द इरिगेशनल मेथड्स। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इरिगेशनल मेथड्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरिगेशनल मेथड्स। ओल्ड इरिगेशनल मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स। हम ओल्ड मेथड्स को भी पढ़ेंगे, हम मॉडर्न मेथड्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इन इरिगेशनल मेथड से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? ठीक है। हम वन टाइम लिख लेंगे, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो, एक ही तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो हम वो क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं। चलो भाई, अब हम लिख रहे हैं इरिगेशनल मेथड्स, इसके ऊपर आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम अलग से लिख रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड शोन इन फिगर। ठीक है। दिस कैन कम फॉर द 1 मार्क्स। सबसे पहले तो बेटा हमें इनकी पिक्चर्स भी पता होनी चाहिए। अगर हम ट्यूबवेल को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ट्यूबवेल कैसा नजर आता है। अगर हम पर्शियन व्हील को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पर्शियन व्हील कैसा नजर आता है, का रेस कैसा नजर आता है।
ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और वो हमसे पिक्चर दे के पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए कि ये कौन सा इरिगेशनल मेथड है। राइट। नंबर 2, नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ water can be obtained by using this method। अब वो आपसे वर्किंग पूछेगा। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। और डिस्क्राइब हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे भी पूछते हैं। या तो सिंपली पूछ लेगा कि हाउ इट वर्क्स, या फिर थोड़ा सा अगर ट्रिक करना चाह रहे हो आपको तो कहेगा कि डिस्क्राइब हाउ वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड। इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? डिस्क्राइब द बेनिफिट्स, या फिर एडवांटेजेस ऑफ दिस इरिगेशनल मेथड, या फिर एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, कैन बी आस्क्ड फॉर द 4 मार्क्स। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इसके बाद चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिस्क्राइब द ड्रॉबैक्स ऑफ इरिगेशन बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, अगेन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी देखो, हमने अपना इरिगेशनल मेथड स्टार्ट करने से पहले उसकी 4 पॉसिबिलिटीज देखी हैं कि कैम्ब्रिज हमसे किस तरह से पूछ सकता है। सर, क्वेश्चन 1 कैन बी आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 1 मार्क्स मैंने लिखा है ना। 1 मार्क्स तो इरिगेशनल मेथड हमारे पास 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा कि उसकी पिक्चर दिखा के भाई ये कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करो। डन हो गया भाई? आगे बढ़े जल्दी से। चल अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हम चल के देखते हैं कि हाउ इरिगेशनल मेथड लुक लाइक, किस तरह से ये नजर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया भाई यहाँ पर पर्शियन व्हील। अब पर्शियन व्हील किस तरह से काम करता है, कॉमन एडवांटेजेस देखेंगे पहले तो ओल्ड इरिगेशनल मेथड के। ठीक है, इसके कॉमन एडवांटेज क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले इट्स अ चीप वे ऑफ इरिगेशन। चीप वे ऑफ इरिगेशन क्यों बेटा? देखो, 3 किस्म की कॉस्ट होती हैं। क्या कह रहा हूं मैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ कॉस्ट। कौन कौन सी कॉस्ट होती है बेटा? जरा जल्दी से लिखेंगे हम। सबसे पहली कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है। नंबर 2, रनिंग कॉस्ट। नंबर 3, मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये 3 कॉस्ट है बेटा। एक तो इस किसी भी चीज को इंस्टॉल करते वक्त जो आपके पैसे लग रहे हैं, फिर उसको चलाने में कितने पैसे लग रहे हैं, और फिर उसको उसकी मेंटेनेंस करने पे कितने पैसे लग रहे हैं। इन तीनों चीजों को हम माइंड में रखते हुए किसी भी चीज को चीप एंड कॉस्टली कहते हैं। ठीक है भाई। सो यू कैन सी दैट all the components used in the Persian wheel and carriage they are locally available। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है। तो ये चीप वे ऑफ इरिगेशन है। सेकेंडली आप देखो, इसको यूज करने के लिए आपको कोई मॉडर्न मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, पेट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काफी चीप मेथड होता है। इसके बाद इट कैन प्रोवाइड वाटर व्हेन नीडेड फॉर क्रॉप्स। डेफिनेटली ये आपको हेल्प आउट करेगा, इरिगेशन है। यूजफुल इन माउंटेनियस हिली एरियाज ड्यू टू क्लोज वाटर लेवल। अब ये क्लोज वाटर लेवल का क्या चक्कर है बेटा? मतलब पर्शियन व्हील ये कैसे काम कर रहा है और ये क्लोज वाटर लेवल से इसका क्या लेना देना है। ठीक है, ये भी मैं आपको इसकी वर्किंग में समझाता हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो। नो रनिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड। जैसे अभी मैंने कहा कि इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एनी काइंड ऑफ डीजल। ठीक है, और इसको ब्लॉक पेयर मूव करते हुए आराम से चला लेता है। अब कैसे बेटा? इंशाल्लाह देखते हैं। कॉमन डिसएडवांटेज क्या है बेटा? कॉमन का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पर्शियन व्हील एंड कारेज एक ही साथ। ठीक है, कॉमन डिसएडवांटेज में कि इट्स अ टाइम टेकन इरिगेशन मेथड। देखो बच्चों, क्योंकि इसमें हम कोई इलेक्ट्रिक मोटर यूज नहीं कर रहे हैं विच कैन फास्टन द वर्क, विच कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वर्क। तो ये नेचुरली काम हो रहा है,
ब्लॉक पेयर इसको काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और करेस के अंदर नेचुरली हमारे पास पानी अंडरग्राउंड वाटर से आ रहा है, तो ये बहुत स्लोली होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। इसके बाद इट कैन नॉट इरिगेट फार अवे एरियाज। देखो जब तक हमारे पास वाटर का बहुत हैवी प्रेशर नहीं होगा, तो हम इसको दूर एरियाज पे लेके जा ही नहीं सकते, है ना भाई, यही तो प्रॉब्लम होगी। तो भाई इट कैन नॉट इरिगेट फार अवे एरियाज, बहुत नियर बाय ही करेगा, बस करीब करीब के एरियाज को वाटर पहुंचा देगा, लेकिन बहुत दूर एरियाज के लिए, बहुत वाइड एरियाज के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा। इरिगेट लिमिटेड एरियाज, स्मॉल स्केल। इफ अंडरग्राउंड वाटर ड्राई और लोवर्ड इट बिकेम यूजलेस। क्या कहा मैंने? अगर अंडरग्राउंड वाटर टेबल ड्राई हो जाएगी, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा? मुझे जल्दी से लिख के बता दो, यहां तक सब क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अच्छा भाई, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि भाई इसकी वर्किंग है क्या, किस तरह से पर्शियन व्हील काम करता है। ठीक है, अब देखो चाहे तुम वर्डिंग से याद कर लो या फिर इस पिक्चर से याद कर लो, दोनों तरीकों से आप याद कर सकते हो। तो मैं तो बच्चों से कहता हूं कि भाई आप पिक्चर से याद कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। अब देखो इस पिक्चर में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें शो की हुई है। लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नजर आती है वो है अंडरग्राउंड वाटर। देख रहे हो बेटा, अंडरग्राउंड वाटर यहां पर नजर आ रहा है, और यही अंडरग्राउंड वाटर कहां पर जा रहा है, वेल के अंदर जा रहा है। यू कैन सी अंडरग्राउंड वाटर इज गोइंग इनटू द वेल। अब वेल के ऊपर माउंट है हमारा पर्शियन व्हील, दिस इज द पर्शियन व्हील, और इसके ऊपर अटैच हुई हुई हैं बकेट्स। अब होता यह है कि जैसे ही हमारा ये पर्शियन व्हील मूव करता है, लेकिन एक मिनट, पर्शियन व्हील मूव कैसे कर रहा है? पर्शियन व्हील के नीचे इस तरह से एक आयरन रॉड होती है जो जाके गियर व्हील से कनेक्ट होती है। दिख रहा है बेटा? अब गियर व्हील कैसे मूव करता है, ये ब्लॉक पेयर की वजह से। अब ये ब्लॉक पेयर गोल गोल घूमना शुरू करेगा बेटा इस गियर व्हील के अराउंड, तो ये गियर व्हील मूव करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस गियर व्हील योर पर्शियन व्हील स्टार्ट मूविंग। और जैसे ही आपके पर्शियन व्हील मूव करेगा तो जो बकेट्स नीचे जाएंगी, एंड व्हेन दे कम अप दे विल बी फिल्ड विद वाटर लाइक दिस। देख रहे हो बेटा, ये वाटर से फिल हो जाएंगी, और जैसे ही ये बकेट्स इन्वर्ट होंगी तो फौरन ये वाटर गिर जाएगा आगे, कहाँ पर बेटा? हमारे शाफ्ट्स के अंदर। देख रहे हो, शाफ्ट्स के अंदर गिरता है आके, एंड दीज शाफ्ट्स कैरी वाटर कहाँ पर? सबसिस्टेंस फार्म्स की तरफ। तो यही वाटर कैनाल्स की मदद से, नैरो चैनल्स की मदद से हमारे सबसिस्टेंस फार्म्स तक चला जाता है बेटा। तो ये है आपकी पूरी की पूरी वर्किंग, किस चीज की बेटा? किस चीज की? पर्शियन व्हील की। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्शियन व्हील हमारे पास बेटा काम कर रहा होता है। गॉट इट? यहां तक समझ आ गया बच्चों? इस पिक्चर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो तुम्हें समझ नहीं आई हो कि कौन सी चीज क्या कर रही है, किस तरह कर रही है? बताओ भाई जल्दी से मुझे, अप्रूवल दो फिर आगे बढ़ेंगे। बस, अब देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसी से ही याद कर लो, इस पिक्चर से ही याद कर लो। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, कोई मैसेज भी है? आयरन रॉड एंड गियर, मैं बताता हूँ। वेयर डज दिस ब्लॉक पेयर मूव इन सर्कल? देखो मैं इसकी वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह क्लास के बाद, सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी तो क्योंकि ये पिक्चर है ना, इसमें तो मैं मूव करवाता हुआ ब्लॉक पेयर दिखा भी नहीं सकता, कि ब्लॉक पेयर बस यूं राउंड राउंड मूव करते रहते हैं जिससे ये गियर व्हील मूव करता है बेटा। ठीक है, जैसे ही गियर व्हील मूव करेगा तो उसके नीचे लगी एक रॉड होती है, वो मूव करती है, विच इज कनेक्टेड विद द पर्शियन व्हील, तो फिर पर्शियन व्हील मूव करता है। तो ये मेथड होता है, बट इनशाला व्हेन यू पीपल विल सी द वीडियो ऑफ इट, तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। डन, पर्शियन व्हील हो गया डन, और इसी को ही मैंने वर्डिंग्स में यहां पर लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू सी द कारेज। अब बेटा कारेज होता क्या है, ये कहां पर प्रैक्टिस होता है?
पाकिस्तान में किस जगह पर प्रैक्टिस हो रहा है, क्या स्टिल प्रैक्टिस होता है या फिर बहुत एंशियंट मेथड है? देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस करेज मेथड ऑफ इरिगेशन मेनली प्रैक्टिस इन बलूचिस्तान। कहां पर प्रैक्टिस होता है बेटा? बलूचिस्तान में। ठीक है। अब बलूचिस्तान में ये क्यों प्रैक्टिस होता है? क्योंकि इट इज वेरी इफेक्टिव इन द एलिवेटेड एरियाज। ये सिस्टम एलिवेटेड एरियाज में काफी इफेक्टिव होता है। अब जरा देखो कि ये मेनली काम कैसे करता है बेटा। यू कैन सी द मेन थिंग, द मेन वर्क इज डन बाय दिस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। सारा काम इस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट का होता है। यू कैन सी दिस अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मूव कर रहा होता है बेटा फ्रॉम फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। ये अंदर होता है उसके माउंटेन के, ठीक है। ये बाहर से नजर नहीं आता है, ये मैंने पिक्चर के तौर पे आपको समझाने के लिए बाहर से दिखाया है। ये सिस्टम माउंटेन के अंदर होता है, ये पूरा सिस्टम माउंटेन के अंदर होता है। ठीक है। अब ये अंडरग्राउंड वाटर जो मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड, तो अब इसको हमने कैच करना होता है। सो दैट्स वाई ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट डग की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, और इसका जो एंड होता है वो माउंटेन के बाहर ले आते हैं इस तरीके से। यू कैन सी। अच्छा सर, जब सारा काम हॉरिजॉन्टल शाफ्ट कर रही है, तो फिर ये वर्टिकल शाफ्ट तीन तीन क्यों लगाई हुई हमने? इसका क्या काम है? बेटा दीज आर फॉर क्लीनिंग पर्पस। किस तरह की क्लीनिंग? समझना मेरी बात को। व्हेन द वाटर कम इन द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, तो सिर्फ प्योर क्रिस्टल क्लियर वाटर तो आएगा नहीं बेटा, उसके साथ सिल्ट भी आती है, मिट्टी भी आती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये इस कैनाल के अंदर या इस शाफ्ट के अंदर सिल्ट इस तरह से स्टक हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से आवर शाफ्ट विल बी ब्लॉक्ड। तो यहां से फिर बंदा जाता है नीचे, और वो जाके क्या करेगा? इस सिल्ट को रिमूव करेगा बेटा। ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल इट क्लीनिंग शाफ्ट। ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई। तो बंदा नीचे जाएगा और वो इसको क्लीन कर देगा, और फिर वाटर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एंड वी आर गेटिंग वाटर एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है। और यहां पर हमारा एक पॉन्ड बनता है, उसके अंदर वाटर कलेक्ट होता है। अब एक क्वेश्चन मैंने अलग से ही लिख दिया, थोड़ा सा मतलब रीजनिंग क्वेश्चन था कि भाई यहां पर हमने एफोरेस्टेशन क्यों की हुई है भाई? क्या इसकी सीनिक ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए या इसका बाकी कोई काम है? तो देखो मैंने यहाँ पर बता दी कि वाई ट्रीज प्लांटेशन टू स्टेबलाइज द सॉइल। पहले तो सॉइल को कंट्रोल करे, स्टेबल करे, रोके वहां पर, कहीं ऐसा ना हो कि पॉन्ड के अंदर सारी की सारी सॉइल भी मिक्स हो रही है। तो जब वाटर गुजरता है फॉरेस्ट में से या ट्रीज के पास से, तो वो सिल्ट जो होती है वो वहां स्टक हो जाती है और वाटर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद रिड्यूस इरोजन। ठीक है। सॉइल को आगे नहीं बढ़ने देगा। नंबर थ्री, एडिशनली द शेड फ्रॉम द ट्रीज कैन रिड्यूस वाटर एवेपोरेशन। ठीक है भाई। क्या अब ये जो वाटर शेड है बेटा, इंशाल्लाह ये आगे चल के आप देखते रहोगे, मेरे नोट्स में ये सारी चीजें, कि अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपके पॉन्ड को एक शेड भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर कम रहता है और एवेपोरेशन बहुत कम होती है, तो वाटर लॉस कम से कम होता है हमारे पास।